Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस का सेकंड पार्ट है। आज के डिस्कशन में हम एक थ्योरम डिराइव करेंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस के बीच के रिलेशन को एस्टैब्लिश करेगी। तो अब ये जो थ्योरम है ये इक्विवेलेंस रिलेशन को पार्टीशन से रिलेट करती है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट S induces a partition of the set and conversely। मतलब अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है किसी सेट S में तो उसके थ्रू हम सेट का पार्टीशन डिराइव कर सकते हैं, और अगर आपको किसी सेट का पार्टीशन दिया हुआ है तो पार्टीशन के थ्रू हम उस सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो क्योंकि थ्योरम के दो पार्ट्स हैं, हम फर्स्ट पार्ट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज this R is an equivalence relation defined on the set S। अब हम प्रूव करेंगे कि R के थ्रू हम पार्टीशन डिराइव कर सकते हैं। अब आप देखिए, A अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं S का तो इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय A, दिस इज द सेट ऑफ ऑल X बिलोंगिंग टू S। S के वो सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं जो कि A से रिलेटेड हैं। तो A से रिलेटेड जो S के सारे एलिमेंट्स हैं वो आप ले लीजिए। दिस डिटरमिन्स द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय A। अब क्योंकि हमें पार्टीशन डिराइव करना है, हम प्रूव करेंगे कि दिस सेट P which is equal to set of all these equivalence classes determined by A, where A is an element of S। हम प्रूव करेंगे कि दिस P is the required partition of S। अब पार्टीशन प्रूव करने के लिए आपको दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। एक तो पार्टीशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनका यूनियन लिया जाए तो आपको पूरा सेट S मिल जाना चाहिए। तो पहली बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि S इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्टीशन। और दूसरी बात जो आपको पार्टीशन के लिए प्रूव करनी पड़ेगी वो ये कि पार्टीशन के कोई भी दो मेंबर्स लें तो वो डिसजॉइंट होने चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B शुड बी इक्वल टू दिस एम्प्टी सेट, दैट मीन्स ये डिसजॉइंट होने चाहिए फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्टीशन। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट इसके प्रूफ के लिए प्रोसीड करेंगे। अब आप देखिए, A हमने S का कोई एलिमेंट लिया है तो इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय A विल बी अ सबसेट ऑफ S। क्योंकि एक्चुअली ये इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय A क्या होता है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल X बिलोंगिंग टू S विच आर रिलेटेड टू A। S के वो सारे एलिमेंट्स जो कि A से रिलेटेड हैं वो बिलोंग करते हैं इस इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय A में। दैट मीन्स इस क्लास के जो एलिमेंट्स हमने पिक किए हैं वो S में से ही पिक किए हैं। इसके सारे एलिमेंट्स क्योंकि S में से आ रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय A इज अ सबसेट ऑफ S, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स S में से ही हम पिक कर रहे हैं। अब ये इनमें से हर एक इक्विवेलेंस क्लास अगर सबसेट ऑफ S है तो आप सबका यूनियन ले लें। हर एक सबसेट ऑफ S है इसलिए यूनियन विल ऑल्सो बी ए सबसेट ऑफ S। इसको हम डिनोट कर रहे हैं रिलेशन 1 से। अब आपके पास यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस सबसेट ऑफ S आ गया है। हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो अब हम प्रूव करेंगे कि S इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ दिस इक्विवेलेंस क्लासेस। उसके लिए हम S का कोई भी एलिमेंट ले लें, इसका कोई एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे कि वो इस यूनियन में बिलोंग कर रहा है। तो हमने A ले लिया S का कोई भी एलिमेंट। अब रिलेशन R हमें दे रखा है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होने की वजह से रिफ्लेक्सिव होगा, और रिफ्लेक्सिव है
तो ईच एलिमेंट विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, दैट मीन्स ए विल बी रिलेटेड टू ए। और जब भी कोई एलिमेंट ए से रिलेटेड हो जाता है तो वो बिलोंग करता है इन द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय ए। तो अगर A is related to A, this A will belong to the equivalence class determined by A. अब A अगर एक equivalence class में belong कर रहा है तो A will definitely belong to the union of all these equivalence classes. तो अब आप देखिए A हमने लिया था S में और शो कर दिया है कि A belongs to the union of these equivalence classes. तो S का कोई भी एलिमेंट A आप लेते हैं वो इस यूनियन में बिलोंग करता है, इसलिए हम कह सकते हैं S इज़ अ सबसेट ऑफ दिस यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, और इस रिलेशन को हम 2 से डिनोट कर रहे हैं। अब आप रिलेशंस 1 एंड 2 को साथ में देखिए। 1 से आ रहा है कि यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इज सबसेट ऑफ S। 2 से आ रहा है कि S इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तो 1 एंड 2 को आप कंबाइन कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो दोनों इक्वल हो गए। हम कह सकते हैं S इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल दीज इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये पार्टीशन की पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई कि S इज अ यूनियन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ P। तो ये आपका पार्टीशन का पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। अब हम पार्टीशन के सेकंड रिक्वायरमेंट को प्रूव करने के लिए प्रोसीड करेंगे। हम शो करेंगे कि अगर ये A एंड B P के डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं, कोई भी 2 डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ P हैं, तो ये डिसजॉइंट होने चाहिए। दैट मीन्स इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा मान लेते हैं, प्रूफ थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन हम कर रहे हैं इसलिए। तो लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लिया कि इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है। अब इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, एम्प्टी सेट नहीं है, दैट मीन्स इस इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि C इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। अब C इंटरसेक्शन में है, दैट मीन्स C पहली इक्विवेलेंस क्लास में भी होना चाहिए और दूसरी इक्विवेलेंस क्लास में भी होना चाहिए। अब C इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय A में अगर है तो C शुड बी रिलेटेड टू A, और अगर C बिलोंग कर रहा है टू द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाय B तो C शुड बी रिलेटेड टू B। अब R इक्विवेलेंस रिलेशन होने की वजह से सिमेट्रिक भी है, तो अगर C इज रिलेटेड टू A है बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, A विल बी रिलेटेड टू C। तो यहाँ हमने A इज रिलेटेड टू C लिखा है यूजिंग द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, C रिलेटेड टू B को एज सच रखा है। अब वंस अगेन R क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव भी है, तो अब आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाइए कि A इज रिलेटेड टू C, C इज रिलेटेड टू B, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी A विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू B। तो हमने ये लिख दिया A इज रिलेटेड टू B बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टीज जब हमने डिस्कस करी थी तब हमने देखा था कि अगर A रिलेटेड टू B है then equivalence class determined by A is the same as equivalence class determined by B। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी थी जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस डिस्कस करी थी। तो अब आपके पास ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि A एंड B आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ P, क्योंकि यहाँ हमने माना था कि A एंड B these are 2 distinct members of P। तो ये आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। कॉन्ट्रडिक्शन अब क्या अज्यूम करने से आया है ये आप देखिए, यहाँ यदि संभव हो, लेट इफ पॉसिबल हमने माना था कि इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, ये मानने से आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। तो अगर A एंड B डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ P हैं तो ये डिसजॉइंट होने चाहिए।
क्योंकि अगर इन्हें नॉन डिसजॉइंट लेते हैं, इस इंटरसेक्शन को नॉट इक्वल टू 5 लेते हैं, तो आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, इसलिए दीज मस्ट बी डिसजॉइंट। अब ये आपके डिसजॉइंट हो गए हैं, तो ये पार्टीशन का सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया है कि P के कोई भी आप दो डिस्टिंक्ट मेंबर्स ले लेते हैं, अगर A एंड B कोई भी दो डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ P हैं, तो इनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर है, दे आर डिसजॉइंट। तो ये पार्टीशन की सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। तो P क्योंकि पार्टीशन की दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि दिस सेट P which is the set of all equivalence classes determined by elements of S, this is a partition of S। क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि इन सब का यूनियन ले रहे हैं, तो S आ रहा है, और इसके कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आप ले लें तो वो आपस में डिसजॉइंट हैं, इसलिए P is a partition of S। तो अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन R दे रखा है, उसके थ्रू हम ये पार्टीशन P डिराइव कर सकते हैं, which is the set of all equivalence classes determined by the equivalence relation R। थ्योरम के कन्वर्स पार्ट के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अगर P सेट का कोई पार्टीशन है, तो इस पार्टीशन के थ्रू हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि P which is equal to this is a partition of the set S। अब ये हमने पार्टीशन लिया है, तो ये जो A B C एक्सेट्रा लिए हैं, ये होंगे डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ S, और इन सब का आप यूनियन लेंगे तो आपको पूरा का पूरा सेट S मिल जाएगा। पार्टीशन की प्रॉपर्टी से ये आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए, दे आर डिसजॉइंट, these A, B, C etc. are disjoint non-empty subsets of S, and partition की second property से इन सब का आप यूनियन लेंगे तो आपको पूरा सेट S मिल जाना चाहिए। अब हमें पार्टीशन के थ्रू इक्विवेलेंस रिलेशन डिराइव करना है। तो अब आप देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन किस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो रिलेशन R हम डिफाइन कर रहे हैं सेट S में सच दैट हम कहेंगे x इज रिलेटेड टू y, ये x एंड y सेट S के एलिमेंट्स हैं, हम कहेंगे x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x एंड y बिलोंग टू सेम मेंबर ऑफ द पार्टीशन, दिस R इज अ मेंबर ऑफ द पार्टीशन। तो अगर x एंड y एक ही पार्टीशन के मेंबर के एलिमेंट्स हैं, तो x कहलाएगा रिलेटेड टू y। अब R को हम शो करेंगे कि दिस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आप जानते हैं 3 कंडीशंस हमें प्रूव करनी पड़ेंगी कि R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम R को प्रूव करेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य है। अब आप देखिए S पार्टीशन के सभी मेंबर्स का यूनियन करने से आपको मिलता है, तो S इज अ यूनियन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्टीशन। तो अगर हम X को लेते हैं एलिमेंट ऑफ S, तो S क्योंकि यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्टीशन है, X आपने S में लिया है, तो X इस यूनियन में प्रेजेंट होगा, और X अगर यूनियन में है दैट मीन्स X इस यूनियन के किसी न किसी मेंबर में प्रेजेंट होगा। तो हम मान लेते हैं कि X बिलोंग्स टू दिस मेंबर ऑफ द पार्टीशन, जिसको हमने R से डिनोट कर रखा है, दिस R इज अ मेंबर ऑफ द पार्टीशन। तो अब देखिए X अगर पार्टीशन के इस मेंबर में बिलोंग कर रहा है, तो आप X को कितनी बार ले लें, इस मेंबर में ये हमेशा बिलोंग करेगा। अब आप R की डेफिनेशन देखिए, हम कहते हैं X इज रिलेटेड टू Y इफ एंड ओनली इफ X एंड Y बोथ बिलोंग टू द सेम मेंबर ऑफ द पार्टीशन। तो यहाँ X एंड X
सेम मेंबर ऑफ द पार्टीशन में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं x इज रिलेटेड टू x, और x जैसे ही रिलेटेड टू x हुआ, r हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ s इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। अब हम आते हैं, हम प्रूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, r को प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या सममित है। तो हमने मान लिया सपोज x इज रिलेटेड टू y, अगर r सिमेट्रिक है देन y शुड बी रिलेटेड टू x, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब आप देखिए, जैसे ही आपने कहा x इज रिलेटेड टू y, तो x इज रिलेटेड टू y तभी होता है जब x एंड y पार्टीशन के सेम मेंबर में बिलोंग करें। तो x रिलेटेड टू y कहने का मतलब है कि x एंड y बिलोंग टू सेम मेंबर ऑफ द पार्टीशन। अब इसी को आप उलट के लिख दीजिए, अगर x एंड y इसमें है तो y एंड x विल बिलोंग टू r, एंड y एंड x सेम मेंबर में है, दैट मीन्स y इज रिलेटेड टू x। तो ये हम x रिलेटेड टू y इज इम्प्लाइंग y इज रिलेटेड टू x, इसलिए हम कह सकते हैं कि r इज सिमेट्रिक या r सममित है। अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन की थर्ड कंडीशन के प्रूफ के लिए प्रोसीड करेंगे। हम प्रूव करेंगे कि r इज ट्रांजिटिव या r संक्रामक है। तो r को ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमने मान लिया है कि सपोज x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z। अब जैसे ही आपने x रिलेटेड टू y माना, तो r की डेफिनेशन से x एंड y पार्टीशन के सेम मेंबर में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ हमने मान लिया है कि x एंड y बिलोंग टू द सेम मेंबर ऑफ द पार्टीशन, जिसको हम यहाँ r से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर y रिलेटेड टू z है तो y एंड z भी पार्टीशन के सेम मेंबर में बिलोंग करेंगे। तो y एंड z को हम मान रहे हैं कि पार्टीशन के सेम मेंबर में है, जिसको हम यहाँ s से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि y पार्टीशन के इस मेंबर R में भी बिलोंग कर रहा है और y पार्टीशन के इस मेंबर S में भी बिलोंग कर रहा है। अब y क्योंकि R एंड S दोनों में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये पार्टीशन के जो दो मेंबर्स हैं आपस में डिसजॉइंट नहीं हैं। पार्टीशन के अगर डिस्टिंक्ट मेंबर्स होते हैं तो वो आपस में डिसजॉइंट होते हैं पार्टीशन की प्रॉपर्टी से। Any two distinct members are disjoint। तो अगर ये दो members आपस में disjoint नहीं है, क्योंकि y इन दोनों में belong कर रहा है, तो ये distinct members of the partition नहीं होंगे, they must be identical, ये दोनों same होने चाहिए। तो आपके पास आ जाएगा r is equal to s, क्योंकि y इन दोनों में belong कर रहा है, ये distinct नहीं है, इसलिए they are identical। तो अब आप देखिए, जब ये आइडेंटिकल हो गए तो यहाँ पर x r में बिलोंग कर रहा था और ये z s में बिलोंग कर रहा था। अब ये क्योंकि आइडेंटिकल हो गए हैं तो x एंड z दोनों ही, आप चाहे r कहें या s कहें, सेम मेंबर ऑफ द पार्टीशन में बिलोंग करेंगे। और जब दो एलिमेंट्स सेम मेंबर ऑफ द पार्टीशन में आ जाते हैं तो हम r की डेफिनेशन से कह सकते हैं कि x इज रिलेटेड टू z। तो यहाँ देखिए, x रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, दिस इज इम्प्लाइंग x इज रिलेटेड टू z, इसलिए हम कह सकते हैं कि r इज ट्रांजिटिव। तो r आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो r को हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर दिया है। तो thus ये जो r है डिफाइंड एज x इज रिलेटेड टू y if and only if x and y belong to the same member of the partition। इसको अब हम कह सकते हैं कि this is an equivalence relation, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो थ्योरम के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन R दिया हुआ है तो उसके थ्रू हम पार्टीशन डिराइव कर सकते हैं।
और थ्योरम के सेकंड पार्ट में हमने देखा कि अगर आपको पार्टीशन दिया हुआ है तो उसके थ्रू हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन डिराइव किया था। तो अब हम कह सकते हैं कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट S इंड्यूसेस अ पार्टीशन ऑफ द सेट एंड कन्वर्सली, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन के थ्रू पार्टीशन मिलेगा एंड पार्टीशन के थ्रू आपको हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। एंड दिस एंड्स आवर डिस्कशन on equivalence relation and partition. Thank you for watching.